हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चंद राजवंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व भी हमने इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो हमने 50 राजाओं तक, जो 50 शासक हुए चंद राजवंश में, वहाँ तक डिस्कस किया है। इससे आगे आज हम जो अन्य शासक हुए चंद राजाओं के, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जो चंद राजवंश के 91 राजा हुए, राजा उद्योगचंद, जिनका शासनकाल 1678 से 1698 ईस्वी तक हुआ। इनके समकालीन शासक फतेहपति शाह थे। जो गढ़वाल में पवार वंश चल रहा था, तो वहाँ के जो समकालीन थे राजा उद्योगचंद के, वो थे फतेहपति शाह। उद्योगचंद के बहादुर सेनापति का नाम मैसी साहू था। जो उद्योगचंद थे, इनका जो एक बहादुर सेनापति था, उसका नाम क्या था, मैसी साहू था। बहादुर सेनापति मैसी साहू 1678 के बदानगढ़ युद्ध में मारा गया। जो कब मारा जाता है, 1678 में बदानगढ़ के युद्ध में ये मारा जाता है। 1683 में अजमेरगढ़ की विजय डोटी नरेश ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। खैरागढ़ी संधि के बाद डोटी राजा उद्योगचंद को कर देते थे। 1696 में खैरागढ़ी संधि का विरोध हुआ। इस युद्ध में उद्योगचंद की हार हुई तथा एक सेनापति था जो शिरोमणि जोशी, वो इसमें मारे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रंगमहल अल्मोड़ा में उद्योगचंद ने बनवाया था। जो रंगमहल है, इसको अल्मोड़ा में किसके द्वारा बनवाया गया था, उद्योगचंद के द्वारा बनवाया गया था। उद्योगचंद ने 1694 ईस्वी में शक ध्वजारोप नामक यज्ञ किया था। उद्योगचंद दशहरा मनाने के लिए 1697 ईस्वी में दशहरा का छाजा भवन महल बनवाया था। उद्योगचंद ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, उद्योगचंद्रेश्वर महादेव, सुकेश्वर महादेव मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर उन्होंने बनवाया था। उद्योगचंद ने 1 लाख दीपक जलाकर देवताओं की पूजा की। इसे लक्ष्य दीपावली के नाम से जाना जाता है। जो उद्योगचंद ने 1 लाख दीपक जलाकर देवी देवताओं की क्या की, पूजा की, इसे किस नाम से जाना जाता है, लक्ष्य दीपावली के नाम से इसको जाना जाता है। तल्ला महल का निर्माण शुरू किया था 1689 ईस्वी में, जो उद्योगचंद के द्वारा किया गया। संतरा के महाराज का राजकवि मतीराम अल्मोड़ा इनके दरबार में आया था। उद्योगचंद के एक कर्मचारी श्रीनाथ अधिकारी ने श्रीनाथपुरम नगर बसाया था। नाथन सती का बाग उधम सिंह नगर भी इन्हीं के नाम पर है। देखिए, जो नाथम क्या है, श्रीनाथपुरम, जो नाथम शहर है, कहाँ पे, उधम सिंह नगर में, इन्होंने ही उसको बसाया था। नाथन सती का बाग जो उधम सिंह नगर में है, ये भी उद्योगचंद के द्वारा बसाया गया था। खैरागढ़ी की संधि देवपाल व उद्योगचंद के बीच सन 1688 ईस्वी में होती है। उद्योगचंद को तपस्वी शासक कहा था। ये पंडित रुद्रदत्त पंत ने उद्योगचंद के लिए कहा है कि वो क्या थे, एक तपस्वी शासक थे। ये शब्द का यूज़ तपस्वी शासक, ये पंडित रुद्रदत्त पंत ने उद्योगचंद के लिए किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, रुद्रपुर तराई बाबर का क्षेत्र 9 लाख या नौलखिया कहा जाता था। बरम या मुआनी पिथौरागढ़ ताम्रपत्र अभिलेख के संबंध उद्योगचंद से हैं। इनके यहाँ बरमदेव जोशी वैद्य थे। सन 1686 में राधा उद्योगचंद ने सीरा में रामगंगा के किनारे बालेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। चौगरखा पर इन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था। अब देखिए, किस चंद शासक ने तराई क्षेत्र में आमों के बगीचे लगाए थे, तो ये उद्योगचंद के द्वारा ही लगाए गए थे। उद्योगचंद को कहाँ से बुलाकर गद्दी पर बैठाया गया, तो ये गंगोली से इनको बुलाकर फिर यहाँ क्या किया गया, कुमाऊं में इसको गद्दी पे बिठाया गया। पिननाथ देवालय अल्मोड़ा में स्थित है। इसका निर्माण उद्योगचंद तथा बाज बहादुर द्वारा किया गया, ऐसा माना जाता है। कुमाऊं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कुमाऊं में स्थानीय छावनियों की स्थापना किस चंद शासक ने के द्वारा की गई, तो ये उद्योगचंद के द्वारा की गई। उद्योगचंद के गुरु का नाम रिद्धिगिरि गुसाई था। उद्योगचंद को उदुआ कहकर पुकारते थे। बाबा रिद्धिगिरि गुसाई जो उनके गुरु थे, बाबा रिद्धिगिरि गुसाई ने जागेश्वर में जाकर जीते जी समाधि ले ली थी। उद्योगचंद ने बाबा की याद में सिद्ध नरसिंह मंदिर तथा सिद्ध नौला बनवाया था। मदन कवि उद्योगचंद के वहाँ थे। राजा कवि से रुष्ट हो गए, देश निकालने का उनको हुक्म दिया था। कौन थे, मदन कवि जो थे, जो उद्योगचंद के यहाँ पे रहते थे।
तो जो ये उद्योग चंद थे ये जो राजा ये जो ये कवि हैं मदन कवि इनसे रुष्ट हो गए थे, इसीलिए इनको क्या किया था, देश निकाला का हुक्म दे दिया था। सतारागढ़ साहू महाराज के राजकवि मनीराम राजा के पास अल्मोड़ा आए और राजा की प्रशंसा की। राजा ने कवि मतीराम को 10,000 रुपये एक हाथी इनाम दिया था। देखिए ये प्रश्न बन सकता है कि जो कवि मतीराम है इनको 10,000 रुपये और एक हाथी का इनाम किस राजा ने दिया, तो ये दिया था राजा उद्योग चंद के द्वारा इनको दिया गया था। तब कवि मतीराम ने राजा के दरबार में एक कविता भेजी। राजा अपना दिया ने हुक्म वापस ले लिया। देखिए राजा अपना दिया ने हुक्म वापस ले लिया था जब उद्योग चंद को सॉरी राजा कवि मतीराम को राजा उद्योग चंद के द्वारा क्या दिया गया, 10,000 रुपये और एक हाथी इनाम दिया। तो कवि मतीराम ने क्या किया, राजा के दरबार में एक कविता भेजी। राजा अपना दिया ने हुक्म उन्होंने फिर क्या कर लिया, वापस ले लिया कि उनको देश निकाला कर रहे थे, तो उन्होंने अपना जो क्या था, उन्होंने हुक्म दिया था तो उनको क्या कर दिया, फिर वापस ले लिया था। नेक्स्ट देखिए जो 52वें राजा हैं, राजा ज्ञानचंद द्वितीय 1698 से 1708 तक इनका शासन था। ये उद्योग चंद के पुत्र थे। जो ये राजा ज्ञानचंद द्वितीय हैं ये कौन थे, ये उद्योग चंद के पुत्र थे। ज्ञानचंद का पहला ताम्रपत्र 1698 ईस्वी का प्राप्त हुआ। 1699 में ज्ञानचंद ने बिधानगढ़ को लूटा और वहाँ से नंदा देवी सोने की मूर्ति को अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया। तो जो राजा हमारे ज्ञानचंद हैं इन्होंने क्या किया था, 1699 में बथानगढ़ को लूटा और वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति लाकर इन्होंने कहाँ स्थापित किया गया, जो अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर है वहाँ पे स्थापित किया। 1703 ईस्वी में दुधौली के युद्ध में ज्ञानचंद ने फतेहपति शाह को हराया था। संवत 1760 में राजा ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संवत 1760 में बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने भी करवाया था। हवलबाग का प्रसिद्ध नौला किस चंद शासक ने बनवाया था, तो ये हवलबाग का प्रसिद्ध नौला भी ज्ञानचंद द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अलंकार देखिए जो अलंकार पंचशिला लिखी गई है कवि मतीराम द्वारा लिखी गई, जो ज्ञानचंद के समय में उन्होंने ये लिखा था। ज्ञानचंद का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था, तो ज्ञानचंद का पहला आक्रमण पिंदर घाटी में हुआ था। ज्ञानचंद किस पवार शासक के समय नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा गढ़वाल से कुमाऊं ले गई, तो ये फतेहपति शाह के काल में ले गए थे। अभी जस्ट हमने देखा था कि वो बधानगढ़ को लूटते हैं और वहां से नंदा देवी की प्रतिमा को अल्मोड़ा में स्थापित करते हैं। मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद्र को राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। डोटी अभियान के दौरान अब देखिए डोटी अभियान के दौरान उद्योग चंद व ज्ञानचंद के द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल अथवा धौल कहा जाता था। राजा के समय के ताम्रपत्र जो हमें प्राप्त हुए, जो ज्ञात हुए, सन 1701 ईस्वी में पंडित कुलोमणि पांडे के खानदान की जागीर ये प्राप्त हुई थी। सन 1703 में कृष्णानंद जोशी के नाम पर थी और सन 1718 में पाताल भुवनेश्वर मंदिर और गंगोली के नाम गोठ हुआ। सन संवत 1759 में गंगा बहुत धन इन्होंने दान में दिया था। सन 1708 में राजा ज्ञानचंद द्वितीय की क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो राजा बनते हैं 53वें राजा, राजा जगतचंद 1708 से 1720 तक इनका शासनकाल रहा। इनके काल को उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्कृष्ट स्वर्ण काल कहा जाता है। जगतचंद के समय राजा धन और देखिए नैनीताल व उधम सिंह नगर तराई क्षेत्रों से 9 लाख रुपये आमदनी होती थी, राज्य शुल्क के रूप में ये आते थे। 1709 में जगतचंद ने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था और गढ़वाल राजा को पराजित किया। फतेहपति शाह को देहरादून जाना पड़ा था क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था, तो फिर इनको कहाँ जाना पड़ा, देहरादून जाना पड़ा। जगतचंद ने श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान दे दिया था। उसके बाद जगतचंद ने क्या किया, जो गढ़वाल का श्रीनगर वाला हिस्सा था वो एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। जगतचंद प्रजाप्रिय राजा थे। जो जगतचंद थे ये प्रजा के बहुत प्रिय राजा थे। इनके समय के ताम्रपत्र देखिए, जो राजा जगतचंद हैं इनके समय के ताम्रपत्र सन 1710 में पूर्णागिरी देवी के नाम गूंठ और सन 1710 में ही पंडित देवीदत्त पांडे के कुटुंब के नाम पर है। सन 1712 में भ्रामरी देवी कत्यूर के नाम पर और सन 1713 में बैजनाथ मंदिर के नाम पर गूठ भूमि। सन 1716 नागनाथ मंदिर चंपावत का। सन 1718 पाताल भुवनेश्वर मंदिर गंगोली हाट का। जगतचंद ने श्री सूरसिंह एड़ी बख्शी को सेनापति इन्होंने बनाया था। इनके सेनापति कौन थे, सूरसिंह एड़ी बख्शी थे।
दिल्ली के बादशाह शाह आलम बहादुर शाह के पास घोड़े, हाथी, चंवर, घोड़ा, पेशकश, मुरग, खुकरी, निगवारी, गझार व सोने व चांदी के बर्तन इन्होंने जगतचंद ने ही भेजे थे। जगतचंद प्रथम शासक जिसने जुए पर भी राज्य कर लगाया था। जुआ की बाच यानी जुआ होने पर राजकर इनको दिया जाता था। राजा जगतचंद ने 1000 गायें दान की थी। राजा के सरदार फौजदार व गरखा नेगी ईमानदार थे। वीणेश्वर जोशी किस चंद शासक का जासूस था? तो ये जगत चंद का ही जासूस था। जगत चंद को समर्पित पुस्तक टीका जगत चंद्रिका किसने लिखी? तो ये पद्मदेव ने लिखी थी। जगत चंद का ताम्रपत्र बरम मुआनी से प्राप्त हुआ था। जगत चंद के समय 2 ग्रंथ बने, टीका जगत चंद्रिका व टीका दुर्गा की 2 जो ग्रंथ हैं ये जगतचंद के समय पे बनी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजा की मृत्यु चेचक नामक बीमारी से तथा कुछ विद्वानों के अनुसार शीतला देवी के प्रकोप से हुई। जगतचंद की मृत्यु सन 1720 में हुई। देखिए जो इनकी मृत्यु का कारण है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो जगतचंद है उनको चेचक की बीमारी हुई थी इसलिए उनकी मृत्यु हुई, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो माँ शीतला देवी है उनके प्रकोप से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद राजा जगतचंद के बाद जो शासक बनते हैं 54वें, वो बनते हैं राजा देवीचंद। 1720 से 1726 तक इनका शासनकाल रहा। देवीचंद को कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है फ्रेंड, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। देवीचंद को क्या कहा जाता था? कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था। यह एक अयोग्य शासक था। इनके राज दरबारियों ने कुमाऊँ का विक्रमादित्य बनने के सपने इनको दिखाए थे। देवीचंद के ब्रह्म ताम्रपत्र अभिलेख में इसे महाराजा कुमार श्री देवी सिंह कहा गया है। उत्तराखंड में रोहिलों के आक्रमण की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी। देखिए जो उत्तराखंड में रोहिलों का आक्रमण हुआ वो किसके का शासनकाल में हुआ? राजा देवीचंद के शासनकाल में हुआ था। देवीचंद का वध इनके दरबारियों ने ही किया था। एटकिंसन व रुद्रपंत ने देवीचंद को पागल शासक बताया है। देखिए जो एटकिंसन महाराज हैं और जो रुद्रपंत हैं, इन्होंने देवीचंद को क्या कहा है? एक पागल शासक की उन्होंने उपाधि इसको दी है। नेक्स्ट देखिए किस चंद शासक ने जागेश्वर धाम में अपनी और अपनी रानी की मूर्ति स्थापित की थी? तो ये देवीचंद ने ही की थी। गणाई का युद्ध किनके बीच हुआ? तो ये देवीचंद और प्रदीप शाह के बीच हुआ। कुमाऊँ का रंगीला बादशाह भी देवीचंद को कहा जाता है। विक्रमादित्य बनने के चाह में देवीचंद ने कुमाऊँ का सारा खजाना लूट लिया था। देवीचंद ने अपना सेनापति नियुक्त किया तो दाऊद खां जो अफगान सेनापति था इन्होंने क्या किया था? अपना सेनापति बनाया था। देवीचंद की हत्या किसने की थी? तो देखिए जो देवीचंद है इनकी हत्या जो की थी वो माणिकगढ़ बिष्ट पूरनमल ने इनकी क्या की थी? हत्या की थी। देवीचंद को चंद्रवंश का तुगलक किसने कहा? तो एटकिंसन के द्वारा ही इनको क्या कहा गया? चंद्रवंश का तुगलक कहा गया था। विक्रमादित्य बनने की चाह में देवीचंद मुहम्मद तुगलक बन गया, ये किसने कहा था? ये बद्रीदत्त पांडे ने कहा था। हर्षदेवपुरी बाबा समाधि ये काकड़ी घाट में स्थित है। अब देखिए जो देवीचंद के बाद जो शासक बनते हैं वो 55वें बनते हैं राजा अजीत चंद। 1726 से 1729 तक इनका शासनकाल रहा। पूरनमल और माणिकगढ़ बिष्ट ने रोहिलखंड के क्षेत्र में पीपली के राजा नरपति सिंह कठेड़िया को ज्ञानचंद की लड़की से शादी हुई थी। इनके पुत्र अजीत सिंह जो चंद राजाओं के भांजे अजीत चंद को गद्दी पर इन्होंने बिठाया था। राज्य में संपूर्ण सत्ता अजीत चंद के हाथों में न होकर पूरनमल व माणिकगढ़ बिष्ट के हाथों में थी। अन्यायपूर्ण राज्यकाल को कुमाऊं के इतिहास में गैड़ा गद्दी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो माणिकगढ़ है इन्होंने क्या किया था? देवीचंद की हत्या की थी। और फिर क्या किया? पूरनमल और माणिकगढ़ ने रोहिलखंड के जो पीपली के राजा नरपत सिंह कठेड़िया हैं इनको क्या किया था? ज्ञानचंद की लड़की से इनकी शादी करवाई और उनके पुत्र अजीत सिंह को चंद राजाओं के भांजे अजीत चंद, क्योंकि जो उनका पुत्र था वो चंद राजाओं का भांजा था, तो उसको क्या किया? गद्दी पर बैठाया था। और इसी वजह से इस जो शासक में इन दोनों का ही क्या चलता था? माणिकगढ़ और बिष्ट पूरनमल का क्या चलता था? इनकी थ्रू ही वो शासन चलता था। इसीलिए इनके शासनकाल को इतिहासकारों ने क्या कहा है? गैड़ा गद्दी के नाम से संबोधित किया है। पूरनमल और उसके बूढ़े पिता माणिकगढ़ बिष्ट ने अजीत चंद की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी।
इसके बाद जो शासक बनते हैं नेक्स्ट 56वें राजा बनते हैं राजा कल्याण चंद्र, जिनका शासनकाल 1729 से 1747 तक रहा। ये उद्योग चंद्र के पुत्र थे। ये कौन थे? उद्योग चंद्र के पुत्र थे। कल्याण चंद्र एक अनपढ़ शासक था। राजा कल्याण चंद्र ने पूरनमल व उसके पिता माणिकगढ़ बिष्ट को मरवा दिया था। हिम्मत सिंह रौतेला भागकर रोहिले शासक अली मोहम्मद खान के पास शरण लेने गया। कल्याण चंद्र ने हिम्मत सिंह रौतेला को मरवा दिया और रोहिलों की पहली लड़ाई होती है कब? सन 1743 से 44 में रोहिलों अली मोहम्मद खान ने अपने 3 नामी सरदार हाफिज रहमत खां, पैदा खां तथा बख्शी सरदार खां को क्या किया था? 10,000 सेना लेकर कुमाऊं पर आक्रमण इन्होंने किया था। कल्याण चंद्र भागकर लोहाबड़ गैरभांडा में जा बैठे। वहां से गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह के इन्होंने क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। भीमताल के नीचे रोहिलों ने छकाता में विजयपुर पर अधिकार कर लिया था। मुसलमानों ने अल्मोड़ा आकर सारे मंदिर मूर्तियों को तोड़फोड़ दी तथा लूट खसोट हुई। दूनागरी में युद्ध में गढ़वाल व कुमाऊं की सेना पहली बार एक साथ मिलकर रोहिलों के विरुद्ध लड़ती है। इस युद्ध में रोहिलों की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। कल्याण चंद्र 3 लाख रुपये रोहिलों को देना स्वीकार करते हैं। जो कल्याण चंद्र है फिर वो क्या करते हैं? रोहिलों को 3 लाख रुपये देना स्वीकार करते हैं। और रोहिलों की जो दूसरी लड़ाई होती है वो कब होती है? 1745 ईस्वी में दूसरा रोहिलों का आक्रमण पर कल्याण चंद्र के दीवान शिव देव जोशी के कुशल नेतृत्व के कारण रोहिलों की उसमें क्या हो जाती है? हार हो जाती है। रोहिलों ने इन्हें कुल दुलीचंद कहा है। गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह ने 1747 ईस्वी में अपने 2 वकील श्री वधुमित्र और लक्ष्मीधर ओझा को कल्याण चंद्र के दरबार में भेजा था। शिवदत्त जोशी ने एक किला रुद्रपुर में, दूसरा किला काशीपुर में इन्होंने तैयार करवाया था। जो शिवदत्त जोशी हैं इन्होंने 2 किले बनवाए थे, एक रुद्रपुर में, एक काशीपुर में। इनके पास माला गांव के ज्योतिषी पंडित रमापति जोशी थे। कल्याण चंद्र के दरबारी कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की क्या की थी? रचना की थी। देखिए जो कल्याण चंद्र के दरबारी कवि थे कवि शिव, इन्होंने क्या किया था? कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। कल्याण चंद्र का मंत्री व सेनापति ये शिवदेव जोशी थे। कल्याण चंद्र ने अल्मोड़ा में चौमहला मकान बनवाया था। बिनसन महादेव तथा नायल पोखर के पास अंबिका देवी के मंदिर बनवाए और उनकी प्रतिष्ठा करवाई थी कल्याण चंद्र ने। नवाब अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो ये कल्याण चंद्र के शासनकाल में इन्होंने आक्रमण किया था। कल्याण चंद्र की अंतिम समय में आंख फूट गई थी। कल्याण चंद्र ने अपने पुत्र शिवदेव जोशी को सौंप दिया था और उसे भी राजा बनाया। कल्याण चंद्र की मृत्यु 1748 ईस्वी में हुई। जो कल्याण चंद्र है उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1748 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट 97वें शासक बनते हैं वो बनते हैं राजा दीपचंद, जिनका शासनकाल 1748 से 1777 था। इनके शासनकाल में सत्ता शिवदेव जोशी के अधिकार में रहती थी। दीपचंद का संरक्षक था शिवदेव जोशी। इनके समय में शिवदेव जोशी ने षड्यंत्रकारियों द्वारा विद्रोहियों पर अंकुश लगा रखा था। प्लासी के युद्ध के समय चंद्रवंश का राजा था ये दीपचंद थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में के समय इसमें 4,000 कुमाऊं चंद सेना ने भी भाग लिया, जिसमें चंदों के अफगानों के साथ दिया था। कुमाऊं का राजा था प्रदीप चंद। देखिए जिसमें चंदों ने किसका साथ दिया था? अफगानों का साथ दिया था। और जिस समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ इस टाइम पे कुमाऊं का राजा कौन था? दीपचंद कुमाऊं का उस समय राजा था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा जाता है। इस चंद सेना का नेतृत्व सेनापति हरिराम व उप सेनापति बीरबल नेगी ने किया था। दूसरी रानी सिंगारी मंजरी ने अपने को नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा। तो ये रुद्रदत्त पंत ने कहा था शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा था। शिवदेव जोशी की मृत्यु काशीपुर में हुई थी। जो शिवदेव जोशी हैं उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? काशीपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। मोहन सिंह ने बड़ी चालाकी से हरदेव जोशी के भाई जयकृष्ण जोशी को खुशाल जाट से तलवार से सिर को धड़ से अलग करवा दिया और हर्षदेव जोशी को भी कैद कर लिया था। किस चंद शासक के रहते मोहन सिंह ने अपने को राजा घोषित किया था? तो ये दीपचंद ने किया था। मोहन सिंह ने राजा दीपचंद को भी कैद कर लिया था और 1777 के अंत में राजा दीपचंद व उनके 2 पुत्र कुंवर उदयचंद तथा सुजान सिंह गुसाई को सिराकोट के किले में मार दिया था।
देखिए, फ्रांसिस हैमिल्टन ने नेपाल के इतिहास में लिखा है कि राजा दीपचंद क्या था, गूंगा था। 36 जागीरों की सूची टूल साहब कमिश्नर कुमाऊं ने बनवाई है, जो राजा दीपचंद के समय में है, जिसमें सन 1749 में बद्रीनाथ मंदिर, सन 1752 में केदारनाथ मंदिर, सन 1752 में ही जागेश्वर मंदिर, सन 1753 में बागेश्वर मंदिर, सन 1754 में विष्णुदत्त जोशी के खानदान। अब नेक्स्ट देखिए, राजा दीपचंद के बाद जो 98वें राजा बनते हैं, राजा मोहन चंद्र 1777 से 1779 तक। कुंवर मोहन सिंह ने अपने को मोहन चंद के नाम से राजा बना लिया था। यह 2 साल तक राजा रहे। इनके समय के ताम्रपत्र पाए गए। सन 1777 में जागेश्वर मंदिर के नाम गूढ़ भूमि, सन 1777 में ही शीतला देवी मंदिर आठाकुली, सन 1777 में ही पंडित राधापति भंडारी के कुटुंब के नाम, सन 1777 में श्री हुसैन बख्श के खानदान के नाम, सन 1777 में पाताल भुवनेश्वर मंदिर गंगोला के नाम, सन 1778 में नागनाथ मंदिर चपाव, सन 1778 में कपिलेश्वर मंदिर दुर्ग, सन 1778 में कालिका मंदिर गंगोली, सन 1778 में भटनेश्वर मंदिर बोरारो। इनके समय में गढ़वाल के परमार शासक पवार राजा ललित शाह ने लोहाबा के रास्ते में चंद राज्य पर आक्रमण किया तथा कुमाऊं के चाणक्य कहलाने वाले हर्षदेव जोशी की सहायता से युद्ध जीतकर अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को चंद के नाम से अल्मोड़ा शासक बना दिया था। देखिए, जो प्रद्युमन शाह हैं, ये क्या थे, पवार वंशी शासक थे, लेकिन ये कुमाऊं में प्रद्युमन चंद के नाम से क्या करते हैं, अल्मोड़ा में ये शासन करते हैं। जो राजा ललित शाह के क्या थे, पुत्र थे। ये बड़े छल कपट से क्या करते हैं, कुमाऊं में इनको शासक बना देते हैं, जो प्रद्युमन शाह हैं। बग्वाली पोखर युद्ध मोहनचंद एवं ललित शाह के बीच, जिसमें ललित शाह की जीत हुई। बग्वाली पोखर का युद्ध होता है मोहनचंद और ललित शाह के बीच में, जिसमें किसकी जीत हो जाती है, ललित शाह की जीत हो जाती है। इस युद्ध में ललित शाह की सेना का नेतृत्व प्रेमपति खंडूरी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखिएगा, हर्षदेव जोशी किस चंद राजवंश के प्रशासन थे, तो ये मोहनचंद के प्रशासन थे। उसके बाद 59वें राजा बनते हैं राजा प्रद्युमन शाह, जो पवार वंशी होते हैं, और जो ललित शाह होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने पुत्र को अल्मोड़ा का शासक बना देते हैं। तो उसके बाद 59वें राजा कौन बनते हैं, और जो ये प्रद्युमन शाह हैं, ये प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं में शासक करते हैं। 1779 से 1786 में इसका शासनकाल रहता है। ललित शाह के पुत्र प्रद्युमन शाह को दीपचंद का धर्मपुत्र बनाकर कुमाऊं के राजगद्दी पर बैठाया गया। यह एकमात्र शासक थे जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में राजा बने थे। देखिए, प्रद्युमन शाह हैं, इन्होंने गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं पर भी क्या किया है, शासन किया है। प्रद्युमन चंद ने हर्षदेव जोशी, जयानंद तथा गदाधर जोशियों को राज्य के प्रधान प्रधान पदों पर नियुक्त किया था। रामपुर के नवाब फजल्ला खां ने काशीपुर से लाखों का माल लूटा था। मोहनचंद प्रयागराज में तीर्थ यात्रा से 1400 नाग साधुओं की सेना तैयार कर बद्रीनाथ यात्रा के बहाने कुमाऊं को चल पड़े। कोसी व सुयाल नदी के संगम पर चोपड़ा स्थान पर हसदेव जोशी की कुमाऊं सेना ने साधुओं को कुछ नजराना लेकर लौटने को कहा, पर राजा मोहनचंद ने लड़ाई ठानी, जिसमें 700 नागा साधुओं की काशी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। गढ़वाल के युद्ध जयकीर्ति शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। हसदेव जोशी के कुमाऊं की सेना से भागना पड़ा। गढ़वाल पर लूट खसोट को जोशियाणा कांड के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो गढ़वाल में लूट खसोट होती है इस युद्ध के बीच में, उसको जोशियाणा कांड के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल में राजा का परिवर्तन, जयकीर्ति शाह की मृत्यु के बाद पराक्रम शाह राजा होना चाहा, लेकिन हसदेव जोशी के पास सूचना प्रद्युमन चंद गढ़वाल राज्य का बंदोबस्त करे, गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों का राजा रहे। देखिए, जब क्या होती है, जयकीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है, तो जो पराक्रम शाह हैं, उनके भाई, वो हर्षदेव जोशी के पास सूचना भेजते हैं। देखिए, वो राजा होना चाहते हैं, लेकिन हर्षदेव जोशी क्या करता है, प्रद्युमन शाह को सूचित करता है कि आप दोनों जगह के राजा बन जाइए, गढ़वाल के भी और कुमाऊं के भी। काशीपुर दीवान नंदराम राजा मोहनचंद कुंवरलाल सिंह उधर से पराक्रम शाह की गढ़वाली सेना लेकर पाली गांव में एकत्र हुए। हसदेव जोशी सेना लेकर नैथानीगढ़ में गए। वहां युद्ध में हसदेव जोशी हार गए, और नैथानीगढ़ में जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हो जाता है, जो हर्षदेव जोशी हैं वो वहां पे हार जाते हैं। प्रजा पर मांगा कर लगाया, और इस वजह से युद्ध के लिए इन्होंने प्रजा पर कौन सा कर लगाया था, युद्ध के लिए जो पैसे चाहिए थे उसके लिए इन्होंने प्रजा पर मांगा कर लगाया था। पाली का युद्ध, जिसमें एक तरफ मोहनचंद व उसका भाई ललित सिंह व पराक्रम शाह ने प्रद्युमन चंद व हर्षदेव जोशी के विरुद्ध लड़ा था। देखिए, प्रद्युमन शाह, ललित सिंह व जो है पराक्रम शाह, ये क्या थे, भाई भाई थे, लेकिन ये गुटों में बढ़ गए थे, क्योंकि
जो पराक्रम शाह है वो गढ़वाल का राजा बनना चाहता था, लेकिन जो प्रद्युम्न शाह है वो उनको नहीं बनना देना चाहते थे। तो हर्षदेव जोशी और प्रद्युम्न शाह एक साथ हो गए और ललित व पराक्रम शाह एक साथ हो गए। इस युद्ध में हर्षदेव जोशी क्या होती है, हर्षदेव जोशी हार जाते हैं। हवालाबा के रास्ते सिटौली व रेलकोटा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहनचंद का बड़ा पुत्र युवराज बिशन सिंह मारे गए। हर्षदेव जोशी की इसमें क्या होती है, जीत होती है। 1788 में मोहनचंद मारे गए, जिसमें हर्षदेव जोशी द्वारा इनको मारा गया था। राजा मोहनचंद दूसरी बार राज्यकाल में जागीरे सन 1786 में बालेश्वर मंदिर में, सन 1787 में बागेश्वर मंदिर, सन 1787 में भैरव मंदिर अल्मोड़ा, सन 1788 में बागेश्वर मंदिर, सन 1788 में भैरव मंदिर अल्मोड़ा, सन 1788 में रघुनाथ मंदिर, सन 1788 में बद्रीनाथ मंदिर अल्मोड़ा, सन 1787 में पर्णेश्वर मंदिर सालम। अब इसके बाद देखिए जो 61वें राजा बनते हैं प्रद्युम्न शाह के बाद, जो प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं में शासक करते हैं। उसके बाद जो 61वें राजा बनते हैं चंद्रवंश के, वो राजा शिव सिंह व शिवचंद के नाम से ये शासन करते हैं। सन 1788 में ये शासक बनते हैं। ये कौन थे, ये उद्योग चंद के एक रिश्तेदार से शिव सिंह या शिव चंद के रूप में क्या करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं। ये इनको मिट्टी के महादेव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो शिव सिंह है या शिव चंद के नाम से जो शासन करते हैं, इनको मिट्टी के महादेव के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक खाली एक और राजा इनको बना रखा था, लेकिन जो राजकाज का सारा भार था वो कौन संभालता था, हर्षदेव जोशी ही उसको प्रजा को चलाता था। शिवचंद सेना का सरदार गदाधर जोशी, कुंवर लाल सिंह ने रामपुर नवाब फैजुल्ला खां की मदद से भीमताल के ढुंगसिल के नामक स्थान पर युद्ध में मारे गए। यह राजकाल जोशियों के अधिकार में रहा। जोशियाल के नाम से यह प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बाद देखिए जो 62वें राजा बनते हैं चंद्रवंश के, वो बनते हैं राजा महेंद्र चंद, 1788 से 1790 के बीच में। यह राजा मोहनचंद का पुत्र था। राजा देखिए जो ये राजा महेंद्र चंद बनते हैं, किसके पुत्र थे, राजा मोहनचंद्र के पुत्र थे। राजा के चाचा कुंवर लाल सिंह दीवान एवं बख्शी बनाए गए। चंद्रवंश का अंतिम राजा महेंद्र चंद था। देखिए जो महेंद्र चंद्र है ये चंद्रवंश के क्या है, अंतिम राजा हैं। इनके समय में हर्षदेव जोशी ने बरेली सूबेदार मिर्जा मेहदबली बेग की शरण में पहुंचे थे। राजा महेंद्र चंद लगभग 2 वर्ष कुमाऊं में राजा रहे। सन 1790 में नेपाल के राजा रण बहादुर शाह के कुमाऊं को अपने राज्य में मिलाने का निश्चय किया। काजी जगजीत पांडे के गोरखा सेना में शामिल होकर हंसते जोशी कुमाऊं के विरुद्ध लड़े और कुमाऊं पर गोरखाओं ने क्या कर लिया था, अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस प्रकार चंद राजवंश का यहाँ पे क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और चंद वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं वो राजा महेंद्र चंद्र होते हैं। और सन 1790 में क्या हो जाता है, यहाँ पे गोरखा सेनाओं का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अब देखिए चंद्रवंश के बारे में जो छोटी मोटी टॉपिक्स हैं, उनके कर वगैरह, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को हमने फॉर टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, तो ये देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सोमचंद हैं, कुछ इतिहासकार सोमचंद को क्या मानते हैं, चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। कुछ इतिहासकार थोहरचंद को मानते हैं। देखिए हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश के संस्थापक कौन है, थोहरचंद को ये चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी, तो ये विंसर में थी। चंद शासनकाल में राजकुमारी के लिए प्रयुक्त शब्द था तो गुसाई, गुसैं या लल्ला के नाम से उनको जाना जाता था। क्षय रोग टीबी से मृत्यु हुई थी, ये दिलीप चंद की हुई थी। गंगनाथ किस वंश का राजकुमार था, तो ये चंद वंश के ही राजकुमार थे। राजा की जो अभी संतानों को खगा संतान कहते थे। रौतेला वर्ग के लोगों को चंदों का स्तंभ माना जाता था। चंद शासन में राजचेली शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो ये राजचेली शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो ये दासी के लिए प्रयुक्त होता था। रामशिला देवी मंदिर रुद्रचंद के ने मल्ला महल में बनवाया था। गांव में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की व्यवस्था किसने की, तो ये चंद शासकों ने की थी। कौन सा पद आनुवंशिक होता था, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा पंचबीसी नामक कचहरी किसके समय में प्रचलित थी, तो ये पंचबीसी नामक कचहरी जिसको चार धाम भी कहा जाता था, ये चंदों के समय में प्रचलित थी। चंद काल में न्यौवाली व विष्टाली किस प्रकार, जो न्यौवाली और विष्टाली थी फ्रेंड, ये क्या था, ये कचहरियाँ थी। कचहरियों के प्रकार थे। वास्ते जहाँ से चंद्रकाल का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है कहाँ है, तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ओली ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था, तो ये ओले पड़ने पर सभी को थाली बजाकर सर करना ओली ब्राह्मणों का काम होता था। चंद वर्ष में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, तो ये भू राजस्व था। चंद राज्य में जूला
नेक्स्ट है देखिए चंद राज्य में जूला विशला साली पालो मसा भूमि क्या थी? ये भूमि की पैमाइश की इकाई थी। चंद्रवंश में शासन प्रशासन चलाने हेतु 16 सामंतों तथा 12 अधिकारियों की नियुक्ति कहलाती थी। इसको पर्युणी या परियुणी कहा जाता था। चंद्र शासन काल में गर्की क्या था? तो ये बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। कानून को पद का सृजन किया था चंद्र राजाओं ने। चंद्रवंश में बहादुरी पुरस्कार में दी जाती वाली भूमि थी रौद्र भूमि। देखिए जो रौद्र भूमि है ये बहादुरी के पुरस्कार में दी जाती थी। सो फ्रेंड्स ये था हमारा हाँ फ्रेंड्स, हमारा चंद्रवंश से संबंधित जितना भी हमारा अभी वन लाइनर में बचेगा उसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे एज अ वन लाइनर। और अभी तक जितना भी हमारा चंद्रवंश का था ये जो चंद्र राजवंश वाला टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से अपनी रिवीजन कीजिएगा। अगर